शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दिस इज़ मोहम्मद रिजवान, लेक्चरर नाइस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज पेशावर। डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट की थी इंटेरल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशंस के बारे में, और इसमें हमने इंटेरल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशंस के जितनी भी डिफ्रेंशिएसिस है, जितनी भी उसमें डिफरेंस है, इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में हमने बात की। और इस तरह हमने इनके क्लासेस के बारे में, यानी इंटेरल फूड की कितनी क्लासेस है और इसके साथ साथ पेरेंटल फूड जितने भी है उसके कंपोनेंट, इसके कितने क्लासेस है, इसके बारे में हमने बात की। तो आज हम इसके रिमेनिंग्स जितने भी पार्ट्स है, इसमें एक क्लास के फूड जो है वो रहते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह हम आज जो है वो बात करेंगे। ब्लेंडराइज फीडिंग यानी 3 क्लासेस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की। अब ये 4 क्लास है फूड्स की, और इसको हम कहते हैं ब्लेंडराइज फूड या ब्लेंडराइज फीडिंग। तो देखिए, ब्लेंडराइज फीडिंग का मतलब ये है कि इस किस्म की फीडिंग्स में बिल्कुल वही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि डेली लाइफ में हम अपने घर में या हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। बेसिक वो फूड आइटम्स दैट वी कैन यूज़ इन आवर डेली लाइफ, इसमें बिल्कुल ब्लेंडराइज फीडिंग में बिल्कुल वही कंपोनेंट फूड के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें विटामिन वगैरह इसको ऐड किया जाता है। और देखिए, हम ब्लेंडराइज फूड फीडिंग किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि वो अपने डेली रूटीन को चेंज नहीं करना चाहते, या उसको जितने भी बेकरीज वगैरह के फूड्स हैं वो उसको अच्छे नहीं लगते। तो इस किस्म के पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में ये एक ऑप्शन है कि इसके लिए हम ब्लेंडराइज टाइप की फीडिंग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्लेंडराइज फीडिंग क्या है? यूज फॉर पेशेंट दैट कैन नॉट टॉलरेट सेमी सिंथेटिक फार्मूला और हु विश टू कंज्यूम्स फैमिली फूड। तो देखिए, ये 2 कंडीशन है जिसमें हम ब्लेंडराइज फीडिंग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पेशेंट जो कि सेमी सिंथेटिक वो जो है फीडिंग है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इसके मानोमर प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रोटीन के जो है वो प्रेजेंट होते हैं एमाइनो एसिड्स, और इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के सुक्रोज और फ्रक्टोज, लिपिड के ट्राइग्लाइसराइड प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये है कि उसमें जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उसके मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, और एक इंडिविजुअल इसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इसको टॉलरेट नहीं कर सकता, कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, या एक इंडिविजुअल है वो अपने फैमिली के फूड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, फैमिली जितने भी फूड्स है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस किस्म के पेशेंट्स के लिए MCQs के लिए याद रखें कि ब्लेंडराइज फीडिंग हम किस पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पेशेंट जो कि सेमी सिंथेटिक फार्मूला को टॉलरेट नहीं कर सकता। सेमी सिंथेटिक फार्मूला के बारे में वी हैव टॉक अबाउट देम इन अ डिटेल। एंड हु विश टू कंज्यूम फैमिली फूड, और वो पेशेंट जो कि अपनी फैमिली के फूड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसको खाना पसंद कर देते हैं। फार्मूलाइज विद अ मिक्सचर ऑफ ब्लेंडराइज फूड सोर्सेज। तो देखिए, इसका जो फार्मूलाज होते हैं, इसकी जो मिक्सचर होती है, इसमें ब्लेंडराइज फूड, फॉर एग्जांपल जितने भी हम डेली लाइफ में अपने फूड आइटम इस्तेमाल कर सकते हैं इन आवर फैमिली, इसको हम कहते हैं ब्लेंडराइज फूड। तो इसके साथ थोड़े से दूसरे मिक्सचर का भी कंपोजिशन होता है, मतलब इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को भी इसके साथ ऐड किया जाता है। They are made from real food ingredients such as chicken, vegetables and fruits along with added vitamins, minerals, fibers and other nutrients। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्लेंडराइज फीडिंग का मतलब यह है कि इसमें वो फूड आइटम, वो चिकन, वेजिटेबल जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल वही होते हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी एडिंग होती है मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स की, मिनरल्स की। मतलब यह है कि वो उसके साथ जो है वो मिक्स की जाती है। मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल कंटामिनेशन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एक जो है इंडस्ट्रीज़ है या एक इंडिविजुअल है, अगर वो ब्लेंडराइज टाइप की फीडिंग तैयार करते हैं तो इसके लिए वो ज़रूरी है कि वो एसेप्टिक टेक्निक्स को अप्लाई करें। एसेप्टिक टेक्निक का मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की कंटामिनेशन को प्रिवेंट करे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लेंडराइज फीडिंग प्रिपरेशन। एग्जाम्पल इसकी क्या है? कंप्लीट आर पीडियाट्रिक्स एंड कंप्लीट पेडियाट्रिक रिड्यूस कैलोरीज, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो MCQs में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ब्लेंडराइज फीडिंग क्या है, और ब्लेंडराइज फीडिंग हम कौन से पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और थर्ड ब्लेंडराइज फीडिंग की एग्जांपल्स क्या है। इसके बाद है मॉड्यूलर फार्मूला। मॉड्यूलर फार्मूला का मतलब यह है कि अगर एक ऐसी फूड फार्मूलाज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक के लिए हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि उसके लिए प्रोटीनिक जितने भी फार्मूलाज है वो हम इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अगर हम उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स वाली फार्मूला इस्तेमाल करें तो उसकी हेल्थ के ऊपर जो है इसका इफेक्ट होगा, उसकी ब्लड शुगर इंक्रीज़ होगी, उसके डायबिटिक के साइन सिम्टम जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी, इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती होगी।
तो मतलब ये है कि वो फार्मूला जो एक खास टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल से बना होता है या प्रोटीन्स होते हैं इसमें, जिस तरह बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो जिम्स के दौरान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बी प्रोटीन्स, मुख्तलिफ टाइप के प्रोटीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्कुल फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो फार्मूला वो फूड आइटम्स वेयर देयर इज प्रेजेंट ओनली सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल, तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर फार्मूला। Modular provide protein, fat or carbohydrate as single nutrients or modular mixture to allow adjustment of macronutrient mixture। तो देखिए इसका मतलब यह है कि इसमें या तो सिर्फ एक किस्म का मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है या इस एक किस्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ थोड़ी सी क्वांटिटी एडजस्टमेंट के लिए इसके साथ थोड़े से अदर जो है वो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन मेनली वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन में या प्रोटीन्स होगा या कार्बोहाइड्रेट्स होगा या लिपिड्स होगा। तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर फार्मूला। क्रिएटेड फ्रॉम इंडिविजुअल मैक्रोमोलिक्यूल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। प्रिपरेशन कॉल्ड मॉड्यूलर आर प्रिपेयर्ड फॉर पेशेंट हु रिक्वायर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कम्बिनेशन टू ट्रीट देयर इलनेस। और मॉड्यूलर फार्मूला मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए बनाया जाता है। लेट्स सपोज देयर इज़ अ पेशेंट हु हैज़ एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट प्रॉब्लम हिस्ट्री, उसको प्रीवियस जो है 3-4 ईयर्स एज में या प्रीवियस मंथ डेज में उसको लेट सपोज उसको एमआई हो गया हो, तो इस किस्म के पेशेंट्स के लिए हम मॉड्यूलर फार्मूला क्रिएट करते हैं। मॉड्यूलर फार्मूला इसके लिए एडवाइस करते हैं कि आपने वो मॉड्यूलर फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसके अंदर फेट्स ना हो। तो इस तरह अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हम वो मॉड्यूलर फार्मूला जो है वो प्रेफर करते हैं जिसमें प्रोटीन्स की अमाउंट ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट इसमें कम हो। तो इस किस्म के कम्बिनेशन को हम कहते हैं मॉड्यूलर फार्मूला। और मॉड्यूलर फार्मूला वी मे गिव या वी मे एडवाइस फॉर सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विच नीड सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूलर फार्मूला, ये जितने भी एग्जाम है, पोलिकोज है, इसी तरह बेनिफाइबर्स है, बी प्रोटीन्स है, मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल है, बी प्रोटीन्स है, मुख्तलिफ किस्म के आप लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स है। और इसमें एक खास टाइप का जो है फॉर एग्जांपल पोलिकोज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट होगी, इसके अंदर कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स नहीं होगी। और अगर प्रेजेंट भी होगी तो वो बहुत ज़्यादा मिन्यूट क्वांटिटी, माइनर जो है वेरी मिनिमम अमाउंट में वो जो है प्रेजेंट होगी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रल न्यूट्रिशंस यानी इंट्रल न्यूट्रिशंस या वो न्यूट्रिशन जिसको हम थ्रू इंटेस्टाइन्स लेते हैं, थ्रू जो है वो स्टमच लेते हैं, थ्रू एंजियो ट्यूब्स जो है और गैस्ट्रिक ट्यूब्स लेते हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। यानी अगर हम एक पेशेंट को थ्रू एंजियो ट्यूब अगर हम उसको फीडिंग देते हैं या जो है गेस्ट्रोस्टोमी ट्यूब्स के ज़रिए या ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए, जिसके हमने मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस पढ़ी, अगर हम इसके ज़रिए एक पेशेंट को न्यूट्रिशन देते हैं, एक पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के फूड आइटम्स देते हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। फूड इंटरिंग द लंग्स, एक सबसे बड़ी जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि अक्सर जब हम नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब पास करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि ये ट्यूब्स एसोफेगस की बजाय ये जो है वो ट्रेकिया में चली जाए। तो इसी तरह अगर ये ट्रेकिया में चली जाए तो इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कॉम्प्लिकेशन काज हो सकती है, क्योंकि वो फूड डायरेक्टली चला जाता है इनटू द लंग्स और लंग्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कंडीशन काज कर सकती है। और इस किस्म की कंडीशन को हम कहते हैं एस्पायरेशन निमोनिया, यानी वो निमोनिया जो काज होती है फ्रॉम फूड आइटम्स दैट इंटर इनसाइड द लंग्स विदाउट एसोफेगस। इसके साथ साथ कंस्टिपेशन हो सकती है क्योंकि हम इसके ज़रिए वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। डायरिया हो सकती है क्योंकि एलिमिनेशन पैटर्न में चेंजेस आ सकती है। इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होती है, पेशेंट अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। नाजिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन होती है क्योंकि अक्सर पेशेंट की इंटेस्टाइन उससे वो प्रॉपर मकदार में वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ होती है क्योंकि हम जो पेशेंट को इंटेरल फीडिंग देते हैं इसमें वो इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर मकदार में प्रेजेंट नहीं हो सकते। इसी तरह हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर का मतलब यह है कि अक्सर जितने भी इंटेरल फीडिंग्स होती है इसमें ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह आप लोग देखते हैं जूसेस है, मुख्तलिफ किस्म के मिल्क शेक्स वगैरह है, तो अगर आप उसको देख ले तो वहाँ पे ज़्यादा मकदार में जो है वो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि मोस्टली जितनी भी ये जूसेस वगैरह है इसमें एक किस्म का जो है वो न्यूट्रिएंट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी पाई जाती है उन पेशेंट्स के लिए जिसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटेरल फीडिंग्स। तो ये आप लोग MCQs के लिए याद रखें कि इंटेरल फीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इनसे कौन कौन सी कंडीशन जो है वो काज हो सकती है। Feeding tube inserting through the nose such as nasogastric or nasoenteric tubes causes irritation of the nose or throats। तो इसी तरह अगर एक ट्यूब्स हम पास करें नोज के ज़रिए या ओरल केविटी के ज़रिए तो ये मुख्तलिफ किस्म के केविटीज़ की मुख्तलिफ किस्म के हालो ऑर्गन्स की इरिटेशन काज कर सकती है क्योंकि ये एक फॉर्म बड़ी है और ये नेज़ल के अंदर अगर हम वीक्स के लिए मंथ्स के लिए रख दें तो वो जितनी भी नेज़ल की वहाँ पे लेयर्स है, म्यूकस लेयर्स है, तो वो उसको जो है वो इंजर कर देता है। एक्यूट साइनसिस इन्फेक्शन, जितने भी साइनसिस हैं
जो कि साउंड की रेजोनेंस करता है, उसकी इन्फेक्शंस भी काज हो सकती है, क्योंकि इन ट्यूब्स के साथ मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्सरेशन ऑफ द लेरिंग्स और एसोफेगस, इसी तरह लेरिंग्स और एसोफेगस इसमें अल्सर्स बन जाते हैं, क्योंकि ये वो ट्यूब इसके साथ जो है इन कंटेक्ट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे इंजरीज बन जाती है, अल्सर्स बन जाते हैं, जख्म बन जाता है। Feeding tube inserted through the skin of the abdominal wall, such as gastrostomy or jejunostomy tubes, can become clogged, occult or displaced, and wound infections can occur. इसी तरह अगर हम एक ट्यूब्स डायरेक्टली पास करें इनटू द स्टोमेज और डायरेक्टली हम उसको पास करें इनटू द इंटेस्टाइन, जिसको हम गेस्ट्रोस्टोमी ट्यूब्स कहते हैं या जेजुनोस्टोमी ट्यूब्स कहते हैं, तो देखिए ये एक ओपन वुंड्स होता है, क्योंकि हम स्किन में होल्स बना के वहाँ पे बोर्स बना के इनर साइड जो है वो एक ट्यूब इंसर्ट करता है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस इन्फेक्शन साइड पे जहाँ पे ये ट्यूब इंसर्ट किया गया है, फॉर एग्जांपल ये स्टोमेज है, लेट सपोज यहाँ पे हमने एक ट्यूब इंसर्ट किया गया, अब हमने स्टोमेज में एक होल्स बना लिया, तो देखिए यहाँ पे जिस जगह पे हमने ये होल्स बना दिया, यहाँ पे इन्फेक्शंस की बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो बन जाती है, जो इन्फेक्शन की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है, इन्फेक्शन काज होती है। कॉम्प्लिकेशन विद ट्यूब इंट्रोस्टोमाइसिस, तो देखिए वो ट्यूब्स जिसको हम पास करते हैं स्किन्स के ज़रिए इनटू द स्टोमेज, जिसको हम गेस्ट्रोस्टोमी ट्यूब कहते हैं, या जेजुनम में जिसको हम जेजुनोस्टोमी ट्यूब्स कहते हैं, मतलब ये है कि वो ट्यूब्स जिसको हम स्किन के थ्रू डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं इनटू द स्टोमेज और इनटू द इंटेस्टाइन, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन या सबसे फर्स्ट इसकी जो है वो इफेक्ट क्या है, स्किन इरिटेशन काज्ड बाय लीकेज ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड्स ऑनटू द स्किन अराउंड द स्टोमा। तो देखिए अक्सर हम जो है इसमें डायरेक्ट स्किन के ऊपर जो है वो होल्स बना देते हैं, तो जब हम एक पेशेंट को फीडिंग देते हैं तो फीडिंग के वक्त चांसेस होती है कि ये फ्लूइड जो है वो लीक हो जाए और इसी जगह पे जो है ये इसकी कम्बिनेशन या इसकी, तो मतलब ये है कि जिस जगह हम इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं इनटू द स्किन, तो इस जगह पे एक वुंड्स बन जाती है और वुंड के इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि वहाँ पे जो है डाइजेस्टिव जितने भी हम उसको फ्लूइड्स देते हैं वो वहाँ पे लीक कर जाए। इरिटेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलिस्टियोस्टोमोसिस, तो जितनी भी हम इलियम्स में या गेस्ट्रोस्टोमी या जेजुनोस्टोमी, तो कॉम्प्लिकेशंस की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस वो वुंड्स जिसमें हम स्टोमा पास कर सकते हैं, जिसके साथ हम स्टोमा लगाते हैं या जिसके साथ हम एनजी पास करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। द डेवलपमेंट ऑफ एप्सिस, एप्सिस क्या है, एप्सिस एक कॉम्प्लिकेशन है व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, इसको हम कहते हैं एप्सिस, यानी जनरल या थ्रू आउट द बॉडी अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए तो उसको हम कहते हैं एप्सिस। यानी एप्सिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इलियम, यानी चूंकि हम इसमें डायरेक्ट जो है वो इनर साइड इंटेस्टाइन्स या इनर साइड द गैस्ट्रिक या इनर साइड द स्टोमेज हम एक ट्यूब को पास कर सकते हैं, तो वहाँ इनसाइड यानी इनसाइड वो स्टोमेज के लेयर पे या इनसाइड द इंटेस्टाइन के लेयर पे वहाँ पे भी जो है इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाती है। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि देखिए हमने जो है वो इंटेस्टाइन्स में जो है वो ट्यूब इंसर्ट किया होता है, तो अब इस ट्यूब्स के सराउंडिंग में वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होल्स होते हैं। अब इन होल्स के ज़रिए जो है वो बाहर जो है फ्लूइड्स आइटम्स की जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में लीक होने की या एब्डोमिनल कैविटी में लीक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस। और ये फूड इंग्रेडिएंट जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में पड़े रहते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के एब्डोमिनल या पेरिटोनियल इन्फेक्शंस को काज कर सकती है। तो ये उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के वो कॉम्प्लिकेशन है जो कि रिलेटेड है गेस्ट्रोस्टोमी, जेजुनोस्टोमी एंड एलिसियोस्टोमी ट्यूब्स के साथ जो है इसके कॉम्बिनेशन है और इसकी वजह से ये हो सकती है। रिस्क फैक्टर फॉर एस्पायरेशन इंक्लूड, तो देखिए एस्पायरेशंस का मतलब ये है कि अगर फूड आइटम्स एसोफेगस की बजाय वो ट्रेकिया में चली जाए, लंग्स में चली जाए, तो उसको हम कहते हैं एस्पायरेशन। तो इसके लिए कौन कौन से रिस्क हो सकती है। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर एक पेशेंट कोमा में है, इसकी जीसीएस लेवल डाउन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ट्यूब जो है वो एसोफेगस की बजाय वो ट्रेकिया में चली जाए, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं चलता वो कोमा में होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि फूड आइटम जो है वो चले जाए इनटू द लंग्स। डाइमिनिश गैग रिफ्लेक्स, तो देखिए अक्सर जब आप लोग ट्रेकिया में ट्यूब इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग योर क्लिनिकल लाइफ, तो आप लोग देखेंगे कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट से वो कफिंग स्टार्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं गैग रिफ्लेक्स। चूँकि ट्रेकिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पे अगर ट्यूब चला जाए तो पेशेंट बहुत ज़्यादा कफ जो है वो फील करेगा। तो अगर पेशेंट की इस कफिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं गैग रिफ्लेक्स। अगर एक पेशेंट की गैग रिफ्लेक्स नहीं है तो हमें पता नहीं चलता कि ये ट्यूब्स हमने
जो है वो इंसर्ट किया गया है इनटू द लंग्स या इंसर्ट किया गया है इनटू द लंग्स, तो ये भी एस्पायरेशंस के लिए एक चांस है, एक रिस्क है। न्यूरोलॉजिकल इंजरी, अगर इसकी एसोफेगस की इंजरीज है, हेड इंजरीज है, मुख्तलिफ किस्म के नर्व्स की इंजरीज है, तो इसमें भी चांसेस है कि ट्यूब जो है वो चले जाए इनटू द ट्रेकिया इंस्टेड ऑफ एसोफेगस। इसी तरह कार्डियक स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंसी, कुछ पेशेंट में स्टमच के आउटर साइड पे या एसोफेगस और इसी तरह स्टमच के दरमियान जो स्फिंक्टर्स पाई जाती है, इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं, इसी जगह पे जो स्फिंक्टर्स होती है जहाँ पे कनेक्शंस होती है एसोफेगस और स्टमच की, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अगर इस कार्डियक स्फिंक्टर्स में कोई प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे ट्यूब पास नहीं होता, तो ये ट्यूब जो है हम बार बार अपर और लोअर इसको मूवमेंट देते हैं और ट्यूब इस दौरान चला जाता है इनटू द ट्रेकिया। जीआई रिफ्लेक्स, अगर जीआई रिफ्लेक्स में कोई प्रॉब्लम्स है, सुपाइन पोजीशन है, एक पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल लेट पे जो है वो लेट एक बेड पे जो है वो लेटा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। देखिए इंजिस के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन ये है कि पेशेंट जो है वो सेमी सुपाइन पोजीशन या सेमी फोल्डर पोजीशन हम इसको कहते हैं, कि वो तकरीबन 45 डिग्री एंगल पर उसका हेड जो है वो अपर साइड पे इंसर्ट हो और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका जो है वो पोजीशन हो हेड का बेड के साथ, तो ये बेहतरीन पोजीशन है जो है एनजी पास करने के लिए। ट्यूब माल पोजीशन, अगर ट्यूब की माल पोजीशन है, ट्यूब गलत तरीके से चला जाए इनटू द ट्रेकिया, तो इस कंडीशन में भी एस्पायरेशंस का मतलब क्या है कि जब फूड आइटम चला जाए इनटू द ट्रेकिया, इनटू द लंग्स इंस्टेड ऑफ एसोफेगस और इंस्टेड ऑफ स्टमच, तो इसको हम कहते हैं एस्पायरेशन। पेरेंटल न्यूट्रिशंस या पेरेंटल न्यूट्रिशंस की टाइप्स क्या है? देखिए अभी तक हमने बात की इंटेरल न्यूट्रिशंस के बारे में। इंटेरल न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि वो न्यूट्रिशन जिसको हम जो है वो पेशेंट को देते हैं इनटू द जीआई ट्रैक्ट, यानी जीआई ट्रैक्ट के जहाँ भी हम ट्यूब इंसर्ट करें, ये इंटेस्टाइन तक इंसर्ट करें, लंग्स तक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को इंसर्ट करें, लार्ज इंटेस्टाइन को इंसर्ट करें, डायरेक्टली इनटू द स्टमच इंसर्ट करें, डायरेक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इंसर्ट करें, तो सब कंडीशन को हम कहते हैं इंटेरल फीडिंग। इंटेरल फीडिंग का मतलब यह है कि हम फीडिंग देते हैं इनटू द जीआई ट्रैक्ट। दूसरा है पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि अगर हम एक पेशेंट को वेंस के जरिए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इन्फ्यूजन, अगर हम एक पेशेंट को वेंस के जरिए मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिशन दे दे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब इसके दो टाइप्स है, एक है सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन और दूसरा है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है? डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंट्रावेनसली वाया द ब्लड स्ट्रीम, यानी पहले इंटरनल न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिशन देते हैं थ्रू जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लेकिन पेरेंटल न्यूट्रिशन से हम वेंस के जरिए, ब्लड स्ट्रीम के जरिए हम एक पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जिस तरह आप लोग देखते हैं आईसीयूज़ में, आप लोगों की एक्सपीरियंस होगी, आईसीयूज़ में मुख्तलिफ पेशेंट को डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 10%, जेली फ्यूजन, हीमोसिल्स, मुख्तलिफ किस्म के प्री अमाइनो एसिड, ये मुख्तलिफ किस्म के वो कंपोनेंट हैं जिसको हम न्यूट्रिशंस के जरिए, न्यूट्रिशंस के थ्रू हम एक पेशेंट को देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंस। तो इसके दो एग्जांपल्स है। फर्स्ट एग्जांपल इसका क्या है? सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन often called टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, या इसको हम TPN भी कहते हैं, डिलीवर इनटू अ सेंट्रल वेंस। और इसको हम जितने भी सेंट्रल वेंस है, जैसे कि फिमोरल वेंस है, जैसे कि एक पेशेंट की जो है वो क्लेविकुलर वेंस है, जुकुलर वेंस है, तो वो वेंस जो कि सेंट्रल वेंस है या ब्रेकियल वेंस है, तो मतलब ये है कि वो वेंस जो कि सेंट्रल वेंस है, मेन वेंस है, अगर इसके ज़रिए हम एक पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिशंस इन्फ्यूजन इंजेक्ट करें, तो उस किस्म के टाइप को हम कहते हैं सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, या इसका दूसरा नाम है TPN का मतलब है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है? पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, या इसको हम कहते हैं PPN, डिलीवर इनटू अ स्मॉलर और पेरिफेरल वेंस। अगर हम जो है वो फॉर एग्जांपल ब्रेकियल वेंस, अल्नर वेंस, मुख्तलिफ किस्म के वेंस, पॉप्लिटियल वेंस, तो अगर मुख्तलिफ किस्म के स्मॉल वेन के ज़रिए हम विद द हेल्प ऑफ IV लाइन्स अगर हम जो है वो न्यूट्रिशन उसको जो है वो एडमिनिस्टर करें, तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। और अगर हम सेंट्रल वेनस लाइन्स के ज़रिए, जिसको हम CVP लाइन्स कहते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े वेंस में पास कर सकते हैं, जिस तरह फेमोरल वेंस है, जुगुलर वेंस है, अगर हम इसके ज़रिए एक पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स जो है वो एडमिनिस्टर करें, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रैक्टिस मैनुअल सेकेंड एडिशन, और ये एक बुक्स है, और इस बुक्स के ज़रिए इसकी इसकी ये दो क्लासिफिकेशन है। अब देखें TPN एंड PPM, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिसको हम CVP लाइन्स के ज़रिए, यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन्स के ज़रिए हम इसको जो है एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं।
गिव व्हेन अ पेशेंट रिक्वायर, और ये हम कौन कौन से कंडीशन में टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंटेंसिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर दोज पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट ओरल और इंटरल न्यूट्रिशन, तो वो पेशेंट जो कि एक प्रोलॉन्ग टाइम्स के लिए वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे होते हैं, वो खुद ओरल जो है वो कुछ नहीं ले सकते, या अगर इंटरल फीडिंग हम उसको स्टार्ट करें तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता, तो इस किस्म के पेशेंट्स के लिए हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की जो है वो ऑप्शंस इख्तियार कर देते हैं। दूसरी, एडमिनिस्टर थ्रू अ सेंट्रल वेनस कैथेटर, और इसके लिए हम CVP लाइंस जो है वो पास कर सकते हैं। ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम देते हैं एक पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर। TPN सोल्यूशन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड डेक्सट्रोज, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है इस न्यूट्रिशन में वो बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेटेड में होती है। वेरियस कंपोनेंट लाइक इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट एंड इंसुलिन आर एडेड बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट, और मुख्तलिफ किस्म के वो न्यूट्रिशन जो कि हाई कंसंट्रेशन में होती है, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, वो हम सेंट्रल वेनस प्रेशर के जरिए देते हैं। मतलब ये है कि वो हम क्यों TPN के जरिए देते हैं, हम उसको PPN के जरिए क्यों नहीं देते, ये एक आंसर जो है वो बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और हम उसको जो है वो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन के जरिए दे दें, तो वो मुख्तलिफ किस्म के स्किन इरिटेशंस और जितने भी स्मॉल वेसल्स है उसकी जो है स्कार्स जो है उसको काज कर सकती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंजरीज जो है वो काज कर सकती है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऑप्शंस के जरिए हम उसको एडमिनिस्टर करें। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको हम कहते हैं पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब ये हम किस पेशेंट को जो है वो हम ये देते हैं पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन के जरिए हम फीडिंग। हु कैन नॉट टॉलरेट सम ओरल फीडिंग, अगर एक पेशेंट स्लाइटली ओरल फीडिंग तो टॉलरेट नहीं कर सकता, मतलब स्लाइटली इसमें प्रॉब्लम्स है, तो इस पेशेंट के लिए हम वेंस के जरिए, IV लाइंस के जरिए हम उसको देते हैं। बट कैन नॉट इंजेस्ट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड टू मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड्स, अगर वो पेशेंट स्लाइटली जो है वो फूड को सपोर्ट नहीं कर सकता, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन मामूली सा वो थोड़ा सा जो है वो फूड को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम्स के लिए, 1 डेज़ या 2 डेज़ के लिए हम उसको पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। मतलब यह है कि हम वेंस के जरिए CVP लाइंस की बजाय हम उसके लिए IV लाइंस पास करते, और IV लाइंस के जरिए हम उसको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सोल्यूशन एडमिनिस्टर करते। एडमिनिस्टर थ्रू अ पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर, पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर का मतलब है IV लाइंस। मुख्तलिफ किस्म के IV लाइंस होते हैं, 24 गेज, 22 गेज और 2016, ये मुख्तलिफ किस्म के IV लाइंस होते हैं। 2 टाइप ऑफ सोल्यूशन आर कॉमनली यूज्ड इन अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर PPM, लिपिड इमल्शन एंड एमाइनो एसिड डेक्सट्रोज सोल्यूशन। तो मुख्तलिफ किस्म के ये लिपिड इमल्शन एंड एमाइनो एसिड सोल्यूशन होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया फ्री एमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी प्रोटीन्स लेवल बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो माल एब्जॉर्प्शन पेशेंट है, उसकी वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इस किस्म के पेशेंट के लिए हम प्री एमाइनो एसिड देते हैं। या डेक्सट्रोज सोल्यूशन, अगर एक पेशेंट की ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, हाइपोग्लाइसीमिया में है, तो इस किस्म की पेशेंट के लिए हम डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 10%, उसको हम ये सोल्यूशन जो है वो IV लाइंस के जरिए स्टार्ट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एरियाज़ है, यानी पेरेंटल न्यूट्रिशंस की एक्सेस हम किस तरह कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वेंस है, सबक्लेवियन वेंस जो है, ये सिफेलिक वेंस है, बेसिलिक वेंस है, मिड लाइन कैथेटर्स है जिसको हम कहते हैं PPN। तो मुख्तलिफ किस्म के ये वेंस, इस तरह फेमोरल वेंस। तो मतलब ये है कि पेरेंटल न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस है जिसको हम वेंस के ज़रिए देते हैं, और इसके लिए जितने भी वेंस को हाईलाइट किया गया है इसके ज़रिए हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसी तरह ये आप लोगों को जो नज़र आता है, ये 2 ल्यूमन्स, इसको हम कहते हैं CVP लाइंस 2 ल्यूमन्स। ये जो आपको नज़र आते हैं इसको हम कहते हैं CVP लाइंस 1 ल्यूमन, और ये जो आप लोगों को नज़र आते हैं जो कि फीमोरल वेन में पास किया गया है, इसको हम कहते हैं CVP लाइन 1 ल्यूमन्स इन फीमोरल वेन। तो मुख्तलिफ किस्म के CVP लाइंस है। इसी तरह CVP लाइंस की बजाय हम डायरेक्टली वेन में भी IV लाइन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके ज़रिए भी हम एक पेशेंट को जो है वो पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ किस्म के वेंस है, अगेन इसको इंक्लूड किया गया है कि आप मुख्तलिफ किस्म के वेंस के ज़रिए एक पेशेंट को जो है वो लॉन्ग टर्म्स वस्कुलर एक्सेस, अगर आपको जो है वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आपको चाहिए एक पेशेंट को मंथ्स के लिए, एक पेशेंट को जो है वो 2 मंथ्स के लिए, अगर आप उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपने जितने भी सेंट्रल वेंस है वहाँ पे आप लोगों ने IV लाइंस, वहाँ पे आप लोगों ने CVP लाइंस जो है वो पास करने, और इसके ज़रिए एक पेशेंट को जो है वो पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट करने।
टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसको हम TPN कहते हैं, इसके ज़रिए हम कौन कौन से सोल्यूशन एक पेशेंट को दे सकते हैं, ये आप लोग MCQs के लिए जो है वो याद रखें। तो इसमें हम एक पेशेंट को जो न्यूट्रिशन दे सकते हैं TPN के ज़रिए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको हम एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ CVP लाइंस या सेंट्रल वेनस कैथेटर या सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइंस। तो इसके ज़रिए हम जो न्यूट्रिशन एक पेशेंट को देते हैं तो उसको हम कहते हैं TPN। तो इसमें हम अक्सर देते हैं एमाइनो एसिड 85 ग्राम्स, डिक्सट्रोज 250 ग्राम्स, लिपिड्स देते हैं। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रोलाइट, फॉस्फेट, ट्रेस एलिमेंट्स, तो ये हम एक पेशेंट को जो है वो TPN के ज़रिए दे सकते हैं। और आप लोग कोशिश करेंगे कि ये कंसंट्रेशन आप लोग पेरिफेरल लाइंस के ज़रिए ना दें, क्योंकि वहाँ पे ये इरिटेशन काज कर सकती है, जितनी भी स्मॉल वेसल्स होती है उनकी इंजरीज काज कर सकती है, वहाँ पे स्कार्स जो है वो बन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ TPN, इन्फेक्शन सबसे बड़ी जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अगर आप लोग CVP लाइन पास करें फीमोरल वेन्स में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है वो इंसर्ट हो जाए, क्योंकि अक्सर जो है वो TPN या CVP लाइन की साइज़ बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा होती है, 16 गेज उसकी साइज़ होती है या 18 गेज उसकी साइज़ होती है। तो मतलब ये है कि उसकी साइज़ बड़ा होने की वजह से इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। इम्बोलिज्म का मतलब ये है कि अगर लंग्स में जो है वो एक एयर बबल्स जो है वो चला जाए तो इसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लेडर जो है ये भी हो सकते हैं। कोलिलिथियासिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल गाल स्टोन, इसको हम गाल स्टोन भी कह सकते हैं, या स्टोन इन द गाल ब्लेडर, इसको हम कहते हैं कोलिलिथियासिस। इसके साथ ही स्टिटोसिस अगर जो है फेट्स की कम्बलेशन हो जाए गाल ब्लेडर के अंदर, या स्टिटोहेपेटाइटिस या लीवर्स के अंदर जो है वो बन जाए, फेट्स की कम्बलेशन बन जाए, तो इसको हम कहते हैं स्टिटोहेपेटाइटिस। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस है जो TPN की वजह से जो है एक पेशेंट को काज हो सकती है। इन्फेंट फार्मूला फीडिंग, इन्फेंट फार्मूला फीडिंग्स क्या है, या इसको हम कहते हैं फार्मूला फीडिंग। तो देखिए जितने भी अंडर 1 ईयर बच्चे होते हैं इसको हम ऑर्डिनरी मिल्क या ऑर्डिनरी फार्मूला हम नहीं दे सकते, यानी वो फार्मूला जो एडल्ट्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो फार्मूला हम इन्फेंट के लिए या अंडर 1 ईयर जितने भी बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उसके लिए हम वो रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी न्यूट्रिशन के कम्बिनेशन होती है, वहाँ पे न्यूट्रिशन की कंपोजिशन होती है, वो उसकी GI ट्रैक्ट के रिलेटेड नहीं होते, और ये इन छोटे बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के लिए अपने अलग मिल्क्स, अपने अलग न्यूट्रिशंस की फार्मूलाज आते हैं, और इस तरह फार्मूलाज को हम कहते हैं इन्फेंट फार्मूला फीडिंग्स। फार्मूला फीडिंग क्या है? फीडिंग एन इन्फेंट और टोडलर प्रीपेयर्ड फार्मूला इंस्टेड ऑफ आर इन एडिशन टू ब्रेस्ट फीडिंग। अगर एक बच्चे को हम ब्रेस्ट फीडिंग की बजाय हम उसको जो है वो दूसरी किस्म के उसको मिल्क्स देना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम ऑर्डिनरी जितनी भी मिल्क है जो हम एडल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके हेल्थ पे उसका बैड इफेक्ट होगा। तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिल्क जो है इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग देखते हैं BF1, मोरिनागा, मुख्तलिफ किस्म के ये फार्मूलाज है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सम पेरेंट्स चूज फार्मूला फीडिंग आइदर बिकॉज ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस और बिकॉज मेडिकल कंडीशन ऑफ आइदर द मदर और द इन्फेंट मेक ब्रेस्ट फीडिंग इल एडवाइस। तो देखिए ये इन्फेंट फार्मूला हम क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ पेरेंट जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ एक बच्चे को इन्फेंट फार्मूला भी स्टार्ट करें, क्योंकि अगर उसकी रिक्वायरमेंट मदर मिल्क से या लैक्टेशन से कंप्लीट नहीं होती तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को इन्फेंट फार्मूला से जो है वो कंप्लीट करें। लेकिन कुछ कंडीशंस में मदर की कंडीशंस या मदर की डिजीज़ होती है या वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल HIV के इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी हम जो है एक मदर को मना करते हैं कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ना पिलाए, क्योंकि इसकी वजह से HIV की इन्फेक्शन उसके बच्चे को स्प्रेड होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये दो कंडीशन है, या मदर एंड फादर वो अपनी एडवाइस से बच्चे के बेनिफिट्स के लिए जो है वो इन्फेंट फार्मूला जो है वो स्टार्ट करते हैं, या मदर में कोई जो है वो डिजीज़ होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती है और इस कॉम्प्लिकेशन को हम बच्चे तक ट्रांसफ़र करने से मना के लिए हम इस इन्फेंट फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग को हम स्टॉप। अब देखिए दो तरह के फार्मूलाज है, एक है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग वो मदर के मिल्क से जो कि एक बच्चे को पिलाई जाती है टिल 2 ईयर्स, और दूसरे फार्मूला फीडिंग जिस तरह मोरिनागाज है, BF1 है, मुख्तलिफ किस्म के मिल्क से जो कि आ जाते हैं प्री फॉर्म्स में, जिसको एक बच्चे को दिया जाता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग्स की एडवांटेजेस क्या है, MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ब्रेस्ट फीडिंग की एडवांटेजेस ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग में एंटीबॉडीज़ होते हैं।
और एंटीबॉडीज़ जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बच्चे की इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट अप कर देता है, उसकी इम्यूनिटी को इन्हांस कर देता है। और दूसरी है कि नो बैक्टीरिया, ब्रेस्ट मिल्क में कोई बैक्टीरिया या कोई इसी तरह जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होती। फूड स्टफ इन करेक्ट प्रोपोर्शन, और इसके साथ साथ मदर की मिल्क में जितनी भी एक बच्चे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक ख़ास मकदार में पाई जाती है। नो रिस्क ऑफ एलर्जी रिएक्शन, इसके ज़रिए एक बच्चे को कोई रिएक्शंस नहीं हो सकती। नो एडिक्टिव एंड प्रिजर्वेटिव, इसमें कोई इसी तरह बच्चे को एडिक्शंस भी नहीं हो सकती, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं होती, कोई केमिकल्स भी नहीं होती। प्रिजर्वेटिव वो केमिकल्स है जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्क के साथ ऐड किया जाता है ताकि वो ख़राब होने से बचाया जाए। तो मदर के मिल्क में इस तरह कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होती है। बॉयल्ड मदर चाइल्ड बॉन्ड, और इसी तरह जब एक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो मदर और इसके बच्चे के दरमियान एक बॉन्ड बन जाती है, एक जो है वो एक कमिटमेंट वहाँ पे वो बन जाती है। नो कास्ट नो प्रिपरेशन, इसके लिए आपको कोई जो है वो पैसे नहीं देने पड़ते, आप लोग फ्री फॉर्म्स में वो मिल्क जो है एक बच्चे को दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ट्रिगर्स रिडक्शन ऑफ यूट्रस साइज, और इसी तरह जब एक मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देती है तो इसके साथ साथ उसके यूट्रस की साइज़ में जो है वो कमी आ जाती है और मदर जो है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिजियोलॉजिकल पोजीशन की तरफ आ जाती है। इसके साथ साथ फार्मूला फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। लेस पेनफुल, ये लेस पेनफुल है यानी जो बच्चे हैं उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अदर पीपल कैन फीड बेबी, और इसी तरह मदर की बजाय दूसरे लोग भी एक बच्चे को पिला सकते हैं। अगर मदर कोई जॉब करती है, किसी दूसरी जगह चली जाए, तो मदर की बजाय दूसरे लोग भी उसको जो है वो दूध पिला सकती है। मे कंटेन सप्लीमेंट विटामिन्स मिनरल, इसमें कुछ विटामिन्स या मिनरल्स को ऐड किया जाता है जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डिसएडवांटेजेस क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है। मे बी पेनफुल, कुछ मदर्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है क्योंकि बच्चे अक्सर सक्श नहीं करते और इसकी वजह से एक मदर को बहुत ज़्यादा पेन होती है। मदर नीड टू बी प्रेजेंट, और इसके लिए ज़रूरी है कि मदर जो है वो प्रेजेंट हो। अगर मदर प्रेजेंट नहीं है तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे सकते। डिमेज ब्यूटी, इसकी वजह से एक मदर की ब्यूटी जो है वो डिमेज हो सकती है क्योंकि इसके जितने भी ब्रेस्ट साइज़ है उसमें इजाफा हो जाता है, तो इसकी वजह से इसकी ब्यूटी, इसकी पर्सनैलिटी में जो है वो चेंज आ जाता है। इसी तरह फार्मूला फीडिंग्स के डिसएडवांटेजेस क्या है। मोर लाइकली टू डिवेलप इलनेस, अक्सर जो है फार्मूला फीडिंग की वजह से बच्चे को डायरिया होती है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज हो सकती है। रिस्क ऑफ रॉन्ग मिक्सचर, अक्सर जो है इसमें रॉन्ग मिक्सचर होती है यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स की रॉन्ग कम्बिनेशन होती है और इसके एक बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन इसमें काज हो सकती है। एक्सपेंसिव, अक्सर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, पेरेंट जो है उसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इसके एक जो है डिसएडवांटेजेस है। रीज़न फॉर चूजिंग फार्मूला फीडिंग, अब वो कौन से रीज़न्स है जिसके ज़रिए एक मदर या एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के लिए जो है वो फार्मूला फीडिंग जो है वो चूज़ कर सकती है। दो रीज़न तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की कि अगर बच्चे की बेनिफिट्स के लिए या मदर में जो है वो मिल्क की है या ब्रेस्ट मिल्क की कमी है तो इस कंडीशन में देते हैं। दूसरी, अगर मदर में कोई इन्फेक्शन है जो कि ब्लड के ज़रिए या बॉडी फ्लूइड के ज़रिए बच्चे को स्प्रेड होने के चांसेस है तो इस कंडीशन में मना करते हैं और बच्चे को फार्मूला फीडिंग स्टार्ट कर सकती है। लेकिन कुछ अदर जो है वो उसके रीजंस भी है। देयर इज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेटरनल ब्रेस्ट मिल्क, अगर इन एडिक्वेट सप्लाई है यानी मदर के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क के प्रोडक्शन जो है वो इनसफिशिएंट है जो कि बच्चे की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में फार्मूला फीडिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। द बेबी इज सकिंग इन एफिशिएंटली, अगर बेबी की जो है वो सक्शनिंग रिफ्लक्स इसकी वीक है, वो मिल्क को सक नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में हम उसको फार्मूला फीडिंग स्टार्ट कर सकती है। पेरेंट आर अनेबल टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क रिसीव्ड बाय द बेबी, अगर उसके पेरेंट्स ये जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है कि नहीं, तो इस कंडीशन में वो एक बच्चे के लिए जो है वो फार्मूला फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सम पेरेंट्स वांट टू नो एग्जैक्टली हाउ मच देयर बेबी इज रिसीव्ड एट ईच फीडिंग एंड फार्मूला बोटल फीडिंग अलाउ एग्जैक्ट मेजरमेंट। इस तरह कुछ मदर को ये पता नहीं चलता कि मेरे बच्चे की अभी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है कि नहीं, तो इसी तरह वो जो है बोतल फीडिंग स्टार्ट करती है और इस तरह उसको जो है एग्जैक्ट पता चलता है कि मैंने अपने बच्चे को 1 बोतल 2 बोतल जो है वो मिल्क उसको दे दी और अभी उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। A significant reason for not breastfeeding is concern about transferring certain drugs the mother is taking through the breast milk to the infant। इसके साथ साथ ये एक कंडीशन भी है जो कि जिसके ज़रिए या जिसकी वजह से हम एक बच्चे के लिए जो है वो फार्मूला फीडिंग स्टार्ट करती है। फॉर एग्जांपल मदर में कोई एक डिजीज़ है जिसके लिए वो एक ट्रीटमेंट जो है वो ले रहा है, अब अगर इस ट्रीटमेंट में कोई ऐसे ड्रग्स हो
जो कि ट्रांसफ़र होता है बच्चे को विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो हम इस मदर को मना करते हैं कि वो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए, क्योंकि वो ड्रग्स मिल्क के ज़रिए, ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए उसके बच्चे तक चला जाता है। तो ये एक रीज़न है जिसके ज़रिए हम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग की बजाय हम फार्मूला फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एनी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मदर मस्ट रिटर्न टू वर्क शॉर्टली आफ्टर देयर बेबी डिलीवरी। इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद अगर उसकी मदर को कोई प्रॉब्लम्स हो, वो मदर अवेलेबल ना हो, तो हम उसके बच्चे को फार्मूला फीडिंग स्टार्ट कर सकती है। अ बेनिफिट ऑफ बोटल फीडिंग इज दैट द एंटायर फैमिली कैन इमीडिएटली बिकम इंटीमेटली इन्वॉल्व इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बेबी केयर इंक्लूडिंग फीडिंग। लेकिन इसका यानी बोटल फीडिंग का, या इसको हम फार्मूला फीडिंग कहते हैं, तो इसका ये एक बेनिफिट्स ये है कि मदर के बजाय सारी फैमिलीज़ के मेंबर बच्चे की केयर भी कर सकते हैं, बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं और बच्चे की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं।